भाई, हमने बहुत देर लूडो खेल लिया, चलो अब चल के पौधों को पानी लगाते हैं। हाँ दीदी, चलो अब पौधों को पानी लगा देते हैं। दीदी, मेरा मन ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने का करता है। अगर हमारा घर खूब बड़ा होता तो मैं अपने घर में ही क्रिकेट का ग्राउंड बना लेता और दिल भर के क्रिकेट खेलता। दीदी, भूमि भी तो संसाधन है और संसाधनों का तो हम उपयोग कर सकते हैं ना। तो हम अपने घर को बड़ा क्यों नहीं कर लेते? भूमि तो कितनी सारी है ना। भाई, भूमि भी संसाधन है, लेकिन भूमि भी एक सीमित संसाधन है। दीदी, सीमित कैसे है? ये तो दुनिया में कितनी सारी तो ज़मीन है। ज़मीन है तो, लेकिन पृथ्वी पर भूमि का प्रतिशत तो निश्चित ही है ना। उसको हम खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते। और भूमि का उपयोग केवल खेल के मैदान या रहने के लिए थोड़ी ना किया जाता है। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूमि पर करते हैं। जैसे कि क्या दीदी? अच्छा मेरे बुद्धू भाई, ये बताओ, हम पेड़ पौधे कहाँ उगाते हैं? भूमि पर। ट्रेन की पटरी और सड़कें कहाँ बिछाई जाती हैं? भूमि पर। खेती कहाँ की जाती है? भूमि पर। पशुओं को कहाँ चराते हैं? भूमि पर। फैक्ट्री ऑफिस कहाँ बने होते हैं? भूमि पर। तो फिर भूमि का बहुत सारा उपयोग हुआ ना। भूमि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही तो आधारित है। तुमको पता है भाई, हमारी आवश्यकताएं जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बताओ ज़रा कौन सी हैं? दीदी, इतना तो मुझे पता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, उन 3 आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है। भाई, मैं तुमको एक बात और बताऊं, हमारे भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह। हाँ हाँ हाँ, याद आया, ये तो हमें हमारी मैडम ने भी पढ़ाया था। हाँ, ये बताओ, हमारे गांव की ज़मीन कैसी है? मैदानी है, इसीलिए हम वहाँ पे खेती करते हैं। इसी प्रकार भारत की 43% जो ज़मीन है वो मैदानी है, जो कि कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। और जब हम नैनीताल गए थे, वहाँ पे कैसी ज़मीन थी? दीदी, वहाँ पे तो पहाड़ ही पहाड़ थे। कितना मज़ा आया था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का। हाँ, 30% भाग पर पर्वत हैं। ये नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन का विकास भी करते हैं। इसीलिए ये हमारी पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश का 27% हिस्सा पठारी है। और पठारों से हमें क्या मिलता है? दीदी, पठारों से हमें खनिज और जीवाश्म ईंधन। बिल्कुल सही, पठारों से हमें खनिज और जीवाश्म ईंधन मिलता है। इसके अलावा पठार वनों का भी अपार संचय का कोष है। हमारे देश में तो भू संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दीदी, गाँव में। हाँ, गाँव में निवास करती है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती है। उद्योग धंधे भी खेती पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि संसाधन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि भूमि पर सिर्फ खेती ही नहीं की जाती। तो दीदी, इसके अलावा और कौन कौन से उपयोग हैं और कौन कौन से उद्देश्य हैं, बताती हूँ। भूमि पर वन भी लगाए जाते हैं, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए भी वन आवश्यक हैं। इसके अलावा जो वन के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनकी आजीविका भी वनों पर ही निर्भर करती है। दीदी, इस समय हमारे देश में कितने वन हैं? इस समय हमारे देश के लगभग 23% भाग पर वन पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो कि 1952 में बनाई गई थी, हमारे देश में 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन अभी हमारे देश में वनों का प्रतिशत काफ़ी कम है। इसके अलावा
ऐसी भी भूमि है जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है। और वो कौन सी भूमि है? उसके भी दो प्रकार हैं। पहली तो हुई बंजर भूमि, जिस पर खेती की नहीं जा सकती। और दूसरी ऐसी भी तो भूमि होती है जिस पे हम खेती ना करके और दूसरे काम करते हैं। जैसे कि बताओ, मैंने तुम्हें बताया भी था। हाँ दीदी, याद आ गया। जैसे कि मकान, इमारतें बनाना, सड़कें बनाना, उद्योग लगाना। हाँ, ऐसी भी भूमि है जो गैर कृषि कामों में लगाई जाती है, जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। इसके अलावा भी कुछ भूमि है जो कृषि के अयोग्य है। दीदी, अब कौन कौन सी? जैसे कि पशुओं को चराने वाले चरागाहें, उस पर भी खेती नहीं की जाती है। जो बाग बगीचे होते हैं, जो उपवन होते हैं, उन्हें भी हम खेती के, कृषि के अंतर्गत नहीं रखते हैं। कुछ भूमि ऐसी भी है जो कृषि योग्य बंजर भूमि है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट दीदी, क्या कहा आपने? कृषि योग्य बंजर भूमि? या तो कृषि योग्य कहिए या तो बंजर कहिए, ये क्या बात हुई? सुनो सुनो, बात तो सुनो। कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब ये है कि ऐसी भूमि जहाँ पे 5 साल से अधिक वर्ष हो जाते हैं और खेती नहीं की जाती, यानी कि वो भूमि भी अब खेती के योग्य नहीं रहती है। और भी कोई ऐसी ज़मीन है क्या जहाँ पे खेती नहीं की जाती? हाँ है, जैसे कि पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि पर भी कभी खेती नहीं की जाती? नहीं भाई, पड़ती भूमि पर खेती की तो जाती है, लेकिन एक एक वर्ष छोड़ के की जाती है। तो फिर जिस भूमि पे खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे कृषि की जाती है उसे कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दीदी, अब ये कौन निर्धारित करता है कि कौन सी भूमि पर क्या काम किया जाएगा? ये निर्धारित करने के लिए भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि भू आकृति। इस पर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ कहीं की भी ज़मीन कैसी है। ज़मीन देख के ही तो हम वहाँ पे कोई काम शुरू करेंगे। अगर पठार हैं या पहाड़ हैं तो वहाँ पे तो खेती आसानी से की नहीं जा सकती। जलवायु भी बहुत इम्पोर्टेंट कारक है, जलवायु भी प्रभावित करती है। इसके अलावा मिट्टी कैसी है, मानवीय कारक कैसे हैं, किसी जगह पे जनसंख्या कैसी है, वहाँ की प्रौद्योगिक क्षमता कैसी है, और संस्कृति। मैंने बताया था ना कि संसाधनों में संस्कृति भी महत्वपूर्ण होती है। हाँ हाँ दीदी, याद है, आपने बताया था। तो ये सब कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो दीदी, ये पता कैसे चलता है कि कौन से क्षेत्र की भूमि किस काम में लगी हुई है? ये हमें पता चलता है सरकारी आंकड़ों से। हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हमारे पास केवल 93% भूभाग के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य पूर्वी प्रांतों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र हैं, क्योंकि वो हमेशा विवादित रहते हैं, उनका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो जो भी मैंने तुम्हें आंकड़े बताए वो केवल 93% भूभाग के ही आंकड़े हैं। दीदी, क्या हम पड़ती भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते? पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें सिंचाई और उर्वरक ये सब डालने पे खर्चा इतना आ जाता है कि हमने पढ़ा था ना कि जो संसाधन होते हैं वो आर्थिक रूप से संभाव्य होने चाहिए। तो ये पड़ती भूमि उतनी ज़्यादा, इसकी लागत ज़्यादा आ जाती है, उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती जितनी इसमें लागत ज़्यादा आ जाती है। तुमको एक बात मैं और बताऊं, हमारे देश में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे कि दीदी, जैसे कि तुमने देखा होगा ना, जब पंजाब के चित्र दिखाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या दिखाते हैं? लहलहाते हुए खेत दिखाते हैं ना। तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन वहीं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्र को बोया जाता है। दीदी, ऐसा क्यों? वही मैंने जो कारक बताए थे, जलवायु, जनसंख्या, मृदा, वही इन सब चीज़ों के कारण है। तो मेरे प्यारे छोटे भाई, अब तुमको समझ में आया
कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यह सीमित भी है। इसीलिए ऐसे ही नहीं हम अपने घर को बड़ा करके खेल का मैदान बना सकते हैं। हाँ दीदी, आ गया, और मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार अंधाधुंध संसाधनों के अंधाधुंध, हमने पढ़ा था ना, दोहन हो रहा है, उसी तरह भूमि का भी अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इसकी वजह से भूमि का लगातार निम्नीकरण होता जा रहा है। निम्नीकरण मतलब भूमि हमारी खराब होती चली जा रही है और हमें भूमि को संरक्षित करना पड़ेगा। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। तुम्हें पता है, अगर हमारे देश में भूमि निम्नीकरण ऐसे ही होता रहा तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, वो भी इसी प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। दीदी, ये भूमि निम्नीकरण होता किस वजह से है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मानवीय क्रियाएं हैं, जिसमें मनुष्य क्या करता है, वनों को काटता जा रहा है। वनों को क्यों काटना पड़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण खेती किसानी को बढ़ाना पड़ रहा है और जंगलों को काट के खेत बनाए जा रहे हैं। फसलों के ज़्यादा उत्पादन के लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डाले जा रहे हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ऐसे ही ये जो पशुओं को चराते हैं ना, इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। खदानों के खोदने से भी भूमि खराब होती है। तो क्या दीदी बस इन्हीं कारणों से भूमि खराब होती है? अरे, एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो रह ही गया, वो है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से जो निकलने वाला कचरा होता है ना, वो तो भूमि को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है। अलग अलग जगह पे भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो खानें खोदी जाती हैं, उसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है। उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों को इतना ज़्यादा काटा जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पशुओं के चराने की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब हम बात करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, तो तुम्हें पता ही है, वहाँ पे खेती किसानी बहुत ज़्यादा होती है, कृषि अच्छी होती है, और अच्छी खेती के लिए वो बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं। ज़्यादा सिंचाई करना भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। इसकी वजह से भूमि में अम्ल और क्षार का जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। दीदी, तो ये तो बहुत गहरा संकट है हमारी भूमि के लिए। हाँ, बिल्कुल है। देखो भाई, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते थे, हम भी करते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। लेकिन अगर हम भूमि को इसी प्रकार से बर्बाद कर देंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? तो क्या दीदी कोई ऐसी उपाय नहीं है जिससे हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सके, भूमि का संरक्षण कर सके? ये बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता? और मनुष्य के पास तो दिमाग है, बुद्धि है, मनुष्य तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है ना, तो वो हर समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे भूमि का उचित प्रबंधन और नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वनों को लगाना, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना। तुम्हें पता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूमि के सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों द्वारा भूमि को पकड़ के रखते हैं ना। हाँ दीदी, ये तो हमें हमारी मैडम ने भी पढ़ाया था। हाँ, इसी प्रकार से हम अगर जो पशुओं को चराने वाले जो चरागाह हैं, उनका ठीक प्रकार से प्रबंधन कर दें तो भी भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। खाने खोदने में भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसी प्रकार जो रेतीली टीले हैं, उनके चारों ओर कांटेदार झाड़ियाँ लगा के भी भूमि को स्थिर बनाया जा सकता है। ये काम शुष्क और पथरीले जो रेतीले जगह होती है वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि जो सबसे खतरनाक है, क्या बताया था मैंने? औद्योगिक अपशिष्ट। हाँ,
औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसका विसर्जन ठीक प्रकार से किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनको भूमि से में मिलने से रोका जाए। समझ गया दीदी। अगर हम ये सारे उपाय करें तो हम भूमि के क्षरण को बचा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। अरे अरे अरे, देख के पानी डालो भाई। ये देखो तुमने गमले में कितना पानी डाल दिया, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी भी बाहर आके निकल के गिर गई। जाओ इस गमले में थोड़ी सी मिट्टी और ला के डालो। तुम्हें पता है बेटा, ये मिट्टी जो है ना मेरे भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। चलो इस गमले में अब मिट्टी डालो, नहीं तो इस पौधे का विकास ही रुक जाएगा ना। ये मिट्टी ही तो है जो सभी जीवों का पोषण करती है। हाँ, हम भी तो खाते हैं मिट्टी में उगी हुई सब्जियां, फल। हमारे बाग के टमाटर तो बड़े ही रसीले होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही भाई। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये मृदा उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थों से और समय, ये सब मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं। तो दीदी ये मृदा कैसे बनती है? मृदा जैविक और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिल के बनती है। दीदी ये मिट्टी जो मैं लेके आया गमले में डालने के लिए, ये तो मिट्टी थोड़ी अलग है। हमारे गमलों की सारी मिट्टी अलग है। और मुझे याद है जब हम गांव जाते हैं तो कुम्हार चाचा के यहाँ जाते हैं, उनके बर्तन बनाने वाली मिट्टी, उसका रंग तो अलग होता है, वो छूने में भी कुछ अलग सी होती है। क्या मिट्टी भी कई प्रकार की होती है? हाँ भाई, बिल्कुल होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की क्यों होती है? देखो, मिट्टी बनने में बहुत सारी चीज़ें योगदान देती हैं। मैंने तुम्हें बताया ही ना, उच्चावच, शैल, जलवायु, वनस्पति, इन सब की वजह से ही मिट्टी में, उसके रंग में, उसकी रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। इसी वजह से मिट्टी देखने में अलग अलग लगती है विभिन्न जगह की, और उसमें उसकी जो उपजाऊपन होता है वो भी अलग अलग होता है। हर मिट्टी के अपने अलग ही गुण होते हैं। इसी की वजह से मिट्टी का वर्गीकरण भी किया गया है, मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है। तो दीदी बताओ ना, ये वर्गीकरण कौन सा है? अच्छा, बताती हूँ। अरे मेरे भाई, एक बात समझो, जब हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश में इतनी विविधता पाई जाती है, तो हमारे देश की मिट्टी में विविधता होना तो स्वाभाविक ही है। हाँ हाँ दीदी, मैं समझ गया। अब बताओ ना मिट्टी का वर्गीकरण। अरे बताती हूँ, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? देखो, सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई और देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। मृदा मतलब मिट्टी है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि उत्तर का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। हाँ हाँ दीदी, पढ़ा तो था। तो ये मिट्टी बनती कैसे है? ये मिट्टी बनती है हिमालय के 3 नदी तंत्र। रुको दीदी, इन नदी तंत्र के नाम मैं बताऊंगा। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हाँ, वेरी गुड मेरे भाई। तो इन 3 नदी तंत्रों द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप होते हैं ना, उनसे ही ये मिट्टी बनती है। इन मिट्टियों में सभी चीज़ें, जैसे कि रेत है, सिल्ट है, मृत्तिका है, इसके अलावा जितने भी खनिज पदार्थ हैं, पोटाश है, फास्फोरस है, सब उचित मात्रा में अच्छे अनुपात में पाए जाते हैं। इसी वजह से ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चावल, दालें, गेहूँ, गन्ने व अन्य सारे अनाज बहुत अच्छे से उपजाए जा सकते हैं। दलहन, हाँ दलहन भी उपजाया जाता है इस मृदा में। उत्तरी भारत के मैदानी इलाके के अलावा पूर्वी तटीय जो मैदान हैं, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो डेल्टे हैं ना, वो भी इसी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ दीदी बताओ। वो ये है कि तुम्हें पता है कि आयु के आधार पे भी जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। क्या दीदी?
आयु के आधार पे भी इन मिट्टियों के दो नाम हैं। हाँ, इनका भी दो वर्गीकरण है। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ होती है उसे कहते हैं खांदर। वाह दीदी, ये तो आपने एक नई बात बताई। मिट्टियों में भी नई और पुरानी होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती है। हमारे खेत में भी तो यही मिट्टी है ना। हाँ दीदी, हमारे खेत में भी यही मिट्टी है। हाँ, तो इसके बाद आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसका मतलब इसका रंग ज़रूर काला होगा। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही। इस मिट्टी का रंग काला ही होता है, इसीलिए इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास बहुत अच्छा उपजाया जाता है, इसलिए हम इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। दीदी, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब तुम अपने दिमाग पे जोर लगाओ और ये बताओ, मम्मी जो कपड़ा सिलने के लिए धागे लाती हैं ना, रील जो लाती हैं ना, वो कहाँ के बने होते हैं? मैंने कभी कभी पढ़ा तो है उस पे, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। दीदी, अब मुझे ज़रा ये बताओ, इसमें कपास अच्छा क्यों होता है? देखो, किसी भी फसल के उगने के लिए वहाँ पे उस मिट्टी में उसके लिए उपजाऊ होना चाहिए। अच्छा हमको ये बताओ, मम्मी हमें दूध क्यों पिलाती हैं? क्योंकि दूध पीने से हमें ताकत मिलती है और हम बड़े होते हैं अच्छे से। हाँ, इसी तरीके से ये जो कपास की मिट्टी है, ये जो काली मृदा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने के पोषक तत्व होते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक और बात है, ये जो मिट्टी है, जब गर्म और शुष्क मौसम आता है ना, तो ये मिट्टी चटक जाती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी के अंदर वायु भी बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। इसी वजह से इस मिट्टी में कपास बहुत अच्छे से उपजाया जाता है। इस मिट्टी में एक और बात मैं बताऊं, नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो काली मिट्टी तो हो गई दीदी, क्या और रंगों की भी मिट्टी होती हैं? हाँ होती हैं, लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ये मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा और दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट पर पहाड़ियों पे पाई जाती है। दीदी, एक बात तो पक्की है, ये मिट्टी आपकी तरह गुस्से वाली होगी, तभी इसका रंग लाल है। मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, इसलिए मेरा रंग लाल नहीं है। मैं तुम्हारी तरह रोज़ रोज़ चाउमीन नहीं खाती हूँ, आयरन वाली हरी सब्जियाँ खाती हूँ। मेरे अंदर लौह तत्व है, लौह तत्व। इसी वजह से मेरा रंग लाल है, और इस मिट्टी का लाल रंग भी लौह धातु के मिलने की वजह से ही हुआ है। और दीदी, फिर पीला रंग कैसे हुआ है? पानी के मिलने से, जल योजन की वजह से इस मिट्टी का रंग पीला भी हो गया है। एक और मिट्टी होती है जिसका रंग लाल होता है, और वो कौन सी मिट्टी होती है दीदी? उस मिट्टी को कहते हैं लेटराइट मिट्टी। ये कैसा नाम है? ये शब्द लेटराइट जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो लेटर शब्द है ना, उससे लिया गया है। लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, लेकिन इसके गुण ना लाल मिट्टी जैसे नहीं होते हैं, अलग होते हैं। इस मिट्टी के क्या गुण होते हैं दीदी? यह मिट्टी अम्लीय होती है, और ये मिट्टी ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे भारी वर्षा होती है और ऊंचा तापमान पाया जाता है। इसी वजह से चट्टानों के टूटने की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका मतलब दीदी, यह मिट्टी ज़रूर दक्षिण भारत में पाई जाती होगी। हाँ बिल्कुल सही, दक्षिण भारत के राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट
क्षेत्रों जैसे उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। उचित तकनीक अपनाकर इस मिट्टी में कॉफ़ी, चाय, काजू वगैरह उगाए जा रहे हैं। इसके बाद आती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी तो दीदी पक्का मरुस्थल यानी कि राजस्थान में पाई जाती होगी। अरे वाह, मेरा भाई तो बड़ा होशियार हो गया। हाँ, ये मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इसमें नमी की कमी होती है और ह्यूमस भी नहीं होते। इस क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों के जल को वाष्पीकृत करके नमक भी बनाया जाता है। अब इस मिट्टी को भी सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अब वहाँ पे भी खेती हो सकेगी। हाँ, बिल्कुल हो सकेगी। आखिरी है वन मृदा। दीदी ये भी मुझे समझ में आ गया, ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती होगी। हाँ, ये मृदाएं ज़्यादातर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षावन उपलब्ध होते हैं। लेकिन दीदी हम पहाड़ों पे गए हैं, वहाँ पे तो हमने देखा है सब पहाड़ों में एक जैसी मिट्टी तो नहीं होती। हाँ, क्योंकि पहाड़ के गठन के अनुसार यानी कि पहाड़ के जो पर्यावरण है वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुसार जब उसमें बदलाव आते हैं तो मिट्टी में भी बदलाव आते रहते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्कदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ये जो मिट्टी होती है ना, ये अधिसिलिक होती है और इसमें भी ह्यूमस नहीं होते। नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र हैं, विशेषकर जो नदी के जो सोपान होते हैं ना, हमने पढ़ा था ना जलोढ़ पंख, हाँ, वहाँ पे ये मिट्टी उपजाऊ होती है। वाह दीदी, मज़ा आ गया। आज तो मुझे पूरा भारत ही घुमा दिया तुमने, पूरे भारत की मिट्टियों के दर्शन करा दिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, और कौन सी थी, हाँ, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा, और लास्ट में आपने बताया वन मृदा। इसका मतलब हमारे देश में तो बड़ी अच्छी मिट्टी है और खूब अच्छी खेती होती है। हमें तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे मेरे बुद्धू भाई, फिर वही बात है, अभी भी टेंशन की बात है, क्योंकि हमें तो आदत है संसाधनों का हद से ज़्यादा उपयोग करने की। इसी की वजह से मृदा का अपरदन शुरू हो गया है। मृदा अपरदन दीदी ये क्या होता है? मृदा यानी मिट्टी के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। देखो, वैसे तो मृदा बनने और उसके अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन तब जब ये प्राकृतिक रूप से चलती हैं, प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाते हुए चलती है, वो मृदा का अपरदन भी करती रहती है और मृदा का निर्माण भी करती रहती है। तो फिर दीदी, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे जैसे मानवीय क्रियाएं बढ़ी हैं, जैसे कि वनों को काटना, पशुचारण, वही खनन, जिसकी वजह से भूमि संसाधन खराब होते हैं ना, उसी वजह से, क्योंकि मृदा संसाधन भी तो भूमि संसाधन का एक हिस्सा ही है ना, इसी वजह से मृदा अपरदन भी बढ़ रहा है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो दीदी अब ये बताइए कि इस मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगा के। अगर हम पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मिट्टी को, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो जब कभी पानी बह के आता है या कभी तेज़ वायु आती है तो मिट्टी की ऊपरी परत बहने से या उड़ने से बच जाती है। इसी प्रकार अगर हम जो खेती होती है उसे ठीक से करें, उसमें थोड़ी सी टेक्निक लगाएं, तो भी मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम ढाल के क्षेत्र में, यानी कि पृथ्वी भूमि का जो ढाल है उसी के साथ साथ जुताई करते हैं हल्की, तो गहरी नालियाँ बन जाती हैं जिन्हें हम अवनालिकाएँ कहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। लेकिन अगर हम समोच्च जुताई करें, यानी कि बहाव के विपरीत दिशा में जुताई करें, तो फिर यह अपरदन को रोका जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत सही बात बताई दीदी आपने। तो क्या इस तरीके का कोई प्रयास किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान बना के या सीढ़ीदार कृषि करके मृदा के अपरदन को रोका जाता है।
बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में ना घास की पट्टियाँ उगा देते हैं, जिससे कि जब तेज पवन चलती है तो हवा चलती है तो मिट्टी का कटाव रुक जाता है। पेड़ों की कतार लगाकर भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। पेड़ों की कतार, हाँ दीदी, ये तो मैंने देखा है। हमारे गांव में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, खेतों के चारों ओर हम पेड़ लगा देते हैं, जिससे कि बाबा कहते हैं ना कि इससे पानी नहीं बहेगा, इससे मिट्टी दूर नहीं जाएगी। ओ, तो ये बात है। हाँ, बिल्कुल ये ही बात है। दीदी, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करें तो हम इनका अच्छे तरीके से और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही मेरे भाई। और तुम्हें पता है ये बात मैं सारी तुम्हें आज क्यों बता रही हूँ? क्यों दीदी? क्योंकि आखिरकार तुम ही तो हमारे देश का भविष्य हो। तुम्हें ही तो और तुम्हारे जैसे और बच्चों को ही तो आगे चल के हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, तो जागरूक तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। अब मैं संसाधनों का पूरा और अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, उनको बिल्कुल भी ना तो बर्बाद करूँगा और ना ही किसी को बर्बाद करने दूँगा। प्रस्तुति तृप्ति मोहर, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर। विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल। पाठ 1 संसाधन एवं विकास। प्रकरण भू संसाधन व मृदा संसाधन।